मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ। यस, तो देखें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंपली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पहले तो एक सिंपल एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है? अब यहाँ इस प्रोग्राम में क्या समझाया गया है कि अगर हमारे पास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, तो उस केस में यहाँ में अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करूँ, तो मैंने हमेशा आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि इनहेरिटेंस के केस में हमेशा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, देन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है, ठीक है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई भी इश्यू हो तो बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में ए क्लास है, ठीक है? उसमें यहाँ पर मैंने 2 कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए हैं, एक तो पैरामीटराइज़ और एक नॉन पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर, ठीक है? ऐसे ही मैंने इस ए नाम की क्लास में, ठीक है? अब यहाँ पर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन भी क्रिएट किया है। इसके अलावा सिंपली यहाँ पर मैंने ए क्लास को क्या किया है, पब्लिकली इनहेरिट किया है बी क्लास में। अच्छा, एक कांसेप्ट और क्लियर करें? तो देखें, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बी क्लास की, तो बी क्लास सिंपली ए क्लास की चाइल्ड क्लास हो जाएगी, ठीक है? अब हमने इनहेरिट किया है सिंपली ए क्लास को पब्लिक विजिबिलिटी मोड के थ्रू, ठीक है? अब आगे देखते हैं। मैंने इस क्लास में एक बी नाम का डेटा मेंबर क्रिएट किया है। यहाँ तक तो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। फिर देन मैंने बी क्लास के अगेन 2 कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए, पैरामीटराइज़ एंड नॉन पैरामीटराइज़, ठीक है? अब अगर हम बात करें इसी क्लास के एक और मेथड की, तो देखिए मैंने डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है और डिस्प्ले फंक्शन के कोड की बात करूँ, तो देखिए डिस्प्ले फंक्शन जो है वो पहले इसके पेरेंट यानी कि बी क्लास का जो पेरेंट क्लास है यानी कि ए क्लास, उसके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है? तो अगेन मेथड ओवरराइडिंग का कांसेप्ट है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। ये डायग्राम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में फॉलो हो रहा है, ठीक है? आगे अगर प्रोसीड करें, तो देखें यहाँ पर जितना अभी मैंने समझाया, ठीक है? 2 क्लासेस बनाई थी ए और बी क्लास के मैंने यहाँ पे क्या किया है, बी क्लास को यूज़ करने के लिए क्योंकि बी क्लास चाइल्ड क्लास है, तो हमें पता है कि हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर क्रिएट करेंगे, तो डेफिनिटली हम पेरेंट क्लास के भी प्रॉपर्टीज़ को या मैं यूँ कहूँ कि पेरेंट क्लास के फंक्शंस को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है? तो देखिए मैंने बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया है E1 नेम से। अब अगर मैं बात करूँ इस E1 ऑब्जेक्ट की, तो मैंने इसके साथ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है? तो अब समझने वाली बात क्या है कि जभी भी हम यहाँ पर E1 ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे देखें एक सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, कुछ वैल्यूज़ मैंने नहीं पास की है, ठीक है? तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर E1 ऑब्जेक्ट के साथ में सबसे पहले नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है? तो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पहले अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे, तो मैंने ये समझाया था कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं, इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की, ठीक है? तो इनहेरिटेंस के केस में बेस क्लास का बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में चाइल्ड क्लास है बी क्लास, ठीक है? और उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले पेरेंट क्लास का जो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, वो पहले कॉल होगा। तो देखिए, पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन ठीक है, ये इसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और कौन से ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है सिंपली ये कंस्ट्रक्टर? E1 ऑब्जेक्ट ने, ठीक है? उसके बाद बी क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो जाएंगे और अगर मैं इस स्टेटमेंट तक का आउटपुट आपको बताऊं, तो देखें यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा कि नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ ए एंड बी क्लास कॉल्ड। पहले ए क्लास के लिए आएगा ये स्टेटमेंट, देन बी क्लास के लिए ये स्टेटमेंट आएगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
देन इसके बाद जब हम यहाँ पर बात करें डिस्प्ले फंक्शन की, ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ था नॉन पैरामीटराइज, तो मैं अगर डिस्प्ले फंक्शन की बात करूं तो डिस्प्ले फंक्शन एग्जैक्टली कर क्या रहा है, ठीक है, सबसे पहले कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ है, E1 ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ है, यानी कि बी क्लास जो थी, ठीक है, उसी के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ है। और इतना तो अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि हमने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है सबसे पहले फंक्शन को उसी क्लास में सर्च किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को सबसे पहले इसी क्लास में सर्च किया जाएगा, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर इस क्लास में एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी पेरेंट क्लास, इसकी अपर लेवल की जो क्लास है, एक लेवल अप यानी कि पेरेंट क्लास, उसमें इसको सर्च किया जाता, तब ये फंक्शन वापस कॉल होता, अगर वहां एग्जिस्ट करता तो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये फंक्शन डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है वो कॉल होगा, ठीक है, और उससे भी पहले इस सिंपली क्लास की जो पेरेंट क्लास है उसका डिस्प्ले फंक्शन हमने कॉल किया। और ये एग्जैक्टली क्या सिंटैक्स है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले ए क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है, डेटा मेंबर ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी जो कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में असाइन हुई थी 30 वैल्यू, ठीक है। और सिंपली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 30, ठीक है, ए की वैल्यू 30 डिस्प्ले होगी। और उसके बाद बी क्लास का जो सिंपली डिस्प्ले फंक्शन था, ठीक है, उसके जो भी एग्जीक्यूटेबल पार्ट है वो सिंपली क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस स्टेटमेंट का अगर मैं आपको आउटपुट बताऊं तो देखिए यहाँ पर ये डिस्प्ले होगा कि वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ए इज 30 और बी इज 50, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक तो अभी तक हमने इतना समझा कि जब हम ये अभी तक हमने इतना सेक्शन ही समझा इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन में। अब एग्जैक्टली हमें समझना था कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ में कैसे सिंपली ये कंसेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखें हम यहाँ पर अगर वापस से क्या करेंगे, बी क्लास का मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका की नाम क्या है E2, ठीक है, और यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यूज पास कर दी। तो अब देखिएगा अगर मैं बात करूं सिंपली बी क्लास की, ठीक है, तो बी क्लास में हमारे पास में एक ही डेटा मेंबर है लेकिन हम तो यहाँ दो वैल्यूज भेज रहे हैं। तो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिंपली ये कंसेप्ट फॉलो होगा। अब देखें जैसे ही हम बात करें सिंपली यहाँ पर अगर हम बात करें E2 ऑब्जेक्ट के साथ में जो दो वैल्यूज पास की हैं, ठीक है, वो दो वैल्यूज यहाँ पर सिंपली 20 और 30 जो पास की गई हैं उनका सिंपली एग्जीक्यूशन कैसे होगा देखते हैं। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखें ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब देखें इस केस में पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, इस स्टेटमेंट पर कर्सर जरूर आएगा, प्रोग्राम का कंट्रोल जरूर आएगा, लेकिन अब देखें मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, ए और ब्रैकेट में A1 वैल्यू पास की है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो दो अलग अलग वैल्यूज पास की हैं, ठीक है, तो देखें A1 में तो क्या असाइन हो जाएगा 20 और B1 में असाइन हो जाएगा 30। तो अब इस केस में यहाँ पर देखें 20 और 30 हमने पास किया है, ठीक है, और कौन से ऑब्जेक्ट को पास किया, E2 ऑब्जेक्ट को। तो अब जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के कॉलिंग की बात करें, ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि जो जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो नॉन पैरामीटराइज के केस में तो हमने ऑलरेडी कंसेप्ट देख लिया। अब पैरामीटराइज के साथ में यहाँ पर हमें इस तरह से कोलन लगाना पड़ेगा, देन हमें पेरेंट क्लास का नाम लिखना होगा और उसमें सिंपली इन दोनों में से जो पैरामीटर हमें पास करना है, लेट्स से कि मैंने पहले 20 पास किया तो 20 वैल्यू मैंने यहाँ पर पास कर दी। अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो सबसे पहले बी क्लास का ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल नहीं होगा, इस स्टेटमेंट से सबसे पहले ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। और कौन सा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने आर्गुमेंट सेंड किया है, तो अब इस केस में यहाँ पर ए क्लास का जो सिंपली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। और देखें यहाँ पर A1 में जो हमने वैल्यू यहाँ से पास की थी 20, वो यहाँ पर 20 असाइन हो जाएगी। आफ्टर दैट
इस क्लास के डेटा मेंबर ए में वैल्यू असाइन हो जाएगी 20 और ये स्टेटमेंट भी हमें आउटपुट में विजिबल होगा। लाइकवाइज अगर मैं बात करूं ए क्लास का कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद बी क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल होगा, ठीक है। और उसके बाद जो B1 की वैल्यू थी, B1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 30, ठीक है, तो 30 सिंपली किस में जाके असाइन हो जाएगी, इस क्लास के B डेटा मेंबर में ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो B में वैल्यू 30 असाइन होगी और इसी के साथ ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को विजिबल होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इस सिंपली लाइन के आउटपुट की बात करूं, मैं सिर्फ इस लाइन के आउटपुट की बात कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये दो लाइंस मुझे आउटपुट में विजिबल होंगी, प्लस ए और बी में वैल्यू भी असाइन हो चुकी होगी। ए में वैल्यू असाइन हो चुकी होगी 20 और बी में 30 वैल्यू असाइन होगी। तो समझने वाली इतनी सी ही बात थी। ये सेम कंसेप्ट आपने जावा में भी देखा था, लेकिन वहां सिंटेक्स थोड़ा सा अलग था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं इनहेरिटेंस में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग की, ठीक है, तो सबसे पहले पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर कॉल होना है उसको डिफाइन करने का तरीका यहाँ पर ये रहेगा। आपने ऐसा ही जावा में भी देखा था, लेकिन यहाँ वहाँ कुछ सिंटेक्स अलग था। लेकिन C++ में ये तरीका कुछ इस तरीके से हमें, मतलब जो हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के कॉलिंग का जो मेथड रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है, कि पहले पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो जो आर्ग्यूमेंट्स हमने सप्लाई किया उसमें से एक आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा और एक जब ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग बी क्लास जो कि चाइल्ड क्लास थी उसके कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर वैल्यू सप्लाई की गई है, देन वैल्यू को यूज किया गया है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का आउटपुट यहाँ पर ये रहेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं E2 ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले की, तो देखिए यहाँ पर हमने 20 और 30 वैल्यू पास की थी, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग E2 ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज है वो 20 और 30 डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी पैरामीटराइज पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉलिंग का तरीका यही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। यहाँ पर ये पिक्चर मैंने डिस्प्ले की है। इस पिक्चर में मैंने सिर्फ इतना समझाया है कि दोनों क्लास में अगर सेम नाम का फंक्शन है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले चाइल्ड क्लास का वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होगा। मैंने अभी समझाया था कि जब आप चाइल्ड क्लास के साथ फंक्शन को कॉल करेंगे तो सबसे पहले फंक्शन को चाइल्ड क्लास में ही सर्च किया जाएगा। और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से ये तो समझ आ रहा है हमें कि एक बेस क्लास है और एक डिराइव्ड क्लास है, यानी कि एक चाइल्ड क्लास है और एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर मैं इसको एक बार रिपीट करूं तो मैंने बेस क्लास जो है उसको इनहेरिट किया है, यानी कि उसके मेंबर्स को यूज करने के लिए मैंने विजिबिलिटी मोड पब्लिक मेंशन किया है, ठीक है। तो मतलब ये मेंबर्स तो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं चाइल्ड में, और पब्लिक मेंबर्स हम मेन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं मेन में इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगी तो पहले चाइल्ड क्लास का गेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल होगा और ये सिंपली एग्जाम्पल डिपिक्ट कर रहा है या शो कर रहा है मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को, कि दोनों क्लास में सेम नाम का फंक्शन सेम सिग्नेचर है लेकिन कोडिंग अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेथड ओवरराइडिंग का एक डायग्राम सिंपली मैंने आपको शो किया। कुछ और डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। देन विजिबिलिटी मोड टॉपिक पर हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। हमने प्राइवेट विजिबिलिटी मोड को ऑलरेडी समझ लिया था, लेकिन
प्रॉब्लम थी कि जब हम कॉम्बिनेशंस में ये सब देखें प्राइवेट और पब्लिक विजिबिलिटी मोड को, तब कैसे सिनेरियो पूरा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वहां पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी, तो उसी को भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के बाद इसको अगर वापस से एक लाइन में डिफाइन करूं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने क्या देखा था, तो हमने इस प्रोग्राम में समझा था कि सिंपली यहाँ पर जब भी हम पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते हैं, ये देखें प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के थ्रू, तो अब इसका सिंपल सा जो मतलब है वो ये रहेगा कि पेरेंट क्लास के जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं, क्योंकि प्राइवेट, सबसे पहले पब्लिक मेंबर्स की बात करते हैं कि पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स जो भी हैं, चाहे वो प्रोटेक्टेड होते हैं चाहे पब्लिक होते हैं। अब प्रोटेक्टेड तो हमने समझा ही नहीं है, तो मैं इसलिए ये वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ। पब्लिक मेंबर्स हमें पता है कैसे हम क्रिएट करते हैं, बाय यूजिंग पब्लिक कीवर्ड। ठीक है, पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में हमें उनको डिफाइन करना होता है। तो जब विजिबिलिटी मोड पब्लिक होता है, सॉरी प्राइवेट होता है, तो पेरेंट क्लास के जितने भी हमारे पास में पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में पब्लिक मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम चाइल्ड क्लास में तो यूज कर सकते हैं, ये मैंने इस प्रोग्राम में समझाया था। लेकिन हम उनको जो मेन मेथड है, ये देखें मेन मेथड में हम पेरेंट क्लास के मेथड्स को यूज नहीं कर सकते। कौन से मेथड्स? जो कि पब्लिक है। ठीक है, तो पेरेंट क्लास का मेथड था, देखें एक्सेप्ट डेटा और डिस्प्ले डेटा, तो मैं उनको मेन फंक्शन में क्या नहीं कर सकती, कॉल नहीं कर सकती, ये देखें। लेकिन समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि आप उनको यहाँ पर चाइल्ड क्लास में डेफिनेटली कॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें, तो मैंने यही समझाया था इस प्रोग्राम में कि हम पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट डेटा फंक्शन को और डिस्प्ले डेटा फंक्शन को सिंपली चाइल्ड क्लास में तो कॉल कर पा रहे हैं, लेकिन मेन में यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका एक सिंपल, अगर अब मैं स्पेसिफिकली टेक्निकल टर्म में अगर बोलूं, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाह रही हूँ, बट समझाने के तौर पर अगर मैं समझाऊं, तो देखें पेरेंट क्लास के जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं, ठीक है, जब हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, तो पेरेंट क्लास के सारे पब्लिक मेंबर्स जो हैं, ठीक है, चाइल्ड क्लास में हम उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास में वो आके सारे के सारे मेंबर्स क्या हो जाते हैं, प्राइवेट हो जाते हैं। कब? जब विजिबिलिटी मोड प्राइवेट होता है। ठीक है, तो प्राइवेट अगर मेथड्स यहाँ पर है, तो वो कहीं भी किसी बाहर मेन में या दूसरी क्लास में यूज में नहीं आ सकते। अब देखिए इस क्लास में जितने भी प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में जो डेटा मेंबर्स हैं, क्या आप उनको मेन में या दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए जब पेरेंट क्लास के मेथड्स यहाँ पर हम यूज करते हैं विजिबिलिटी मोड प्राइवेट के साथ में, तो वो यहाँ पर आके क्या बन जाएंगे, प्राइवेट। तो इसीलिए हम उनको क्या नहीं कर पा रहे हैं, मेन में यूज नहीं कर पा रहे। ये इसका प्रॉपर जो है वो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बट ये चीजें थोड़ा धीरे धीरे समझ आएंगी, जब आप इनको आगे और एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ तक अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग से रिपीट नहीं किया, सिर्फ मतलब समझाया मैंने कि प्राइवेट विजिबिलिटी मोड कैसे इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पब्लिक विजिबिलिटी मोड, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में मैंने वापस से पर्सन और एम्प्लॉय क्लास को यूज किया है। ठीक है, पर्सन क्लास में हमारे पास में एक्सेप्ट डेटा और डिस्प्ले डेटा नाम के दो फंक्शंस हैं। यहाँ पर नेम और एज को मैंने सिंपली डिस्प्ले करवाया है, सिंपली क्या किया है, यूज किया है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिंपली मैंने क्रिएट किया है इनको, नेम और एज को। तो अब अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय क्लास की, ठीक है, तो एम्प्लॉय क्लास सिंपली यहाँ पर पर्सन क्लास की क्या है, चाइल्ड क्लास, प्लस मैंने यहाँ पर
पर्सन क्लास को इनहेरिट किया है। इनहेरिट का मतलब कि मैं पर्सन क्लास के जो फीचर्स को यूज करना चाह रही हूँ, उसके लिए मैंने विजिबिलिटी मोड, ठीक है, वो क्या यूज किया है, पब्लिक। तो अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पेरेंट क्लास के जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, वो चाइल्ड में तो डेफिनेटली यूज में आते ही हैं, लेकिन ठीक है, ये पब्लिक मेंबर्स जब चाइल्ड में यूज में आएंगे, ठीक है, तो वो चाइल्ड में भी कॉल हो जाएंगे, प्लस ये चाइल्ड में आके यहाँ पे पब्लिक ही रहेंगे, पब्लिक, क्योंकि इनहेरिट जो विजिबिलिटी मोड है वो क्या है, पब्लिक। तो पब्लिक मेंबर्स पब्लिक ही रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उन पब्लिक मेंबर्स को, जब अगर आपके पास में किसी भी कंसेप्ट की विजिबिलिटी या एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, पब्लिक, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये देखें, ये जो फंक्शन है एक्सेप्ट, यहाँ पर इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक। तो पब्लिक है, तो मैंने ये बताया था कि इस कंसेप्ट के थ्रू हम मेथड्स को क्या कर सकते हैं, जब हमने पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइन किया है, तो हम उनको मेन में यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड तो मैं मेन में डेफिनेटली यूज कर सकती हूँ, प्लस मैं यहाँ पर पेरेंट क्लास के मेथड्स को भी मेन में यूज कर सकती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी मोड मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, पब्लिक। और विजिबिलिटी मोड कहाँ पर मेंशन किया जाता है, जब आप किसी एक क्लास को किसी दूसरी क्लास का क्या कर रहे हैं, चाइल्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम पब्लिक कीवर्ड ऐड करें, ठीक है। तो अब इस केस में पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर चाइल्ड में एक्सेसिबल है, प्लस कहाँ पर और एक्सेसिबल है, मेन में भी एक्सेसिबल है। तो आप देखिए, एक्सेप्ट डेटा और डिस्प्ले डेटा को आप यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं उसमें पब्लिक विजिबिलिटी मोड को यूज किया है। तो देखिए, एक्सेप्ट डेटा को मैं यहाँ पर भी यूज कर पा रही हूँ, और एक्सेप्ट डेटा को मैं सिंपली जो मेन फंक्शन है वहां पर भी, ये देखें, मैंने डिस्प्ले डेटा को कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एरर नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये विजिबिलिटी मोड का सेकंड टाइप हो गया, पहला था प्राइवेट, देन सेकंड था पब्लिक, ठीक है। बाकी अगर इस एग्जाम्पल को एक बार रिपीट करूं, तो देखिए, मैंने यहाँ पर चाइल्ड क्लास में दो डेटा मेंबर्स लिए हैं, सैलरी और एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का इनपुट लिया है मैंने एक्सेप्ट फंक्शन में, और सिंपली अगर मैं डिस्प्ले फंक्शन की बात करूं, जो कि चाइल्ड क्लास का है, यानी कि कौन सी क्लास है चाइल्ड हमारे पास में, एम्प्लॉय। तो ये डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब अगर मैं एम्प्लॉय क्लास का इवन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, और इसके साथ में अगर एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, ठीक है, तो आप देखिएगा, जब हम एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, तो एक्सेप्ट फंक्शन पहले चाइल्ड क्लास में सर्च किया जाएगा। तो चाइल्ड क्लास का एक्सेप्ट कॉल होने से पहले पेरेंट क्लास का एक्सेप्ट डेटा फंक्शन कॉल होगा, नेम और एज का इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जब एक्सेप्ट डेटा कॉल हो जाएगा, तो उसके बाद एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का इनपुट लिया जाएगा। यानी कि कुछ इस तरीके से, ये देखें कि यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन, एज ऑफ पर्सन, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का सिंपली इनपुट लिया गया है। और इनपुट लेने के बाद मैं जब इन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाऊंगी, तो देखें, डिस्प्ले करवाते टाइम मैंने यहाँ पे ये मैसेज दिया है कि डिटेल्स आर, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्ले डेटा नाम का जब फंक्शन कॉल होगा, तो देखें, ये फंक्शन को सबसे पहले कहाँ सर्च किया जाएगा, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो डिस्प्ले डेटा यहाँ पर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो एक लेवल अपर क्लास है, यानी कि पेरेंट क्लास है, ठीक है, एक लेवल अप पे जो क्लास है यानी कि पेरेंट क्लास है, उसमें सर्च किया जाएगा। वहां पर डिस्प्ले डेटा नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए पहले पर्सन का नेम और एज डिस्प्ले करवाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ही सिंपली यहाँ पर क्या होगा, देखें, इतना कॉल डिस्प्ले डेटा कॉल होने के बाद यहाँ पर E1 ऑब्जेक्ट के साथ मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया,
आप चाहें तो एक फंक्शन के अंदर पहले पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर लें, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड मेथड, ठीक है। या फिर दोनों मेथड्स को अलग अलग आप चाइल्ड जो मेन क्लास है, मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन में आप कॉल कर लें, वो भी मेथड वैलिड है। तो मैंने यहाँ पर यही किया है, डिस्प्ले फंक्शन को चाइल्ड क्लास का जो डिस्प्ले फंक्शन था उसको यहाँ पर कॉल किया, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की और सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी, और इसी के साथ जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात हुई दो मोड्स की, दो विजिबिलिटी मोड की, एक तो पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक हम ऑलरेडी पहले भी कुछ एग्जांपल्स में समझ चुके थे, लेकिन मैंने आज की क्लास में विजिबिलिटी मोड टॉपिक में इस टॉपिक को वापस से रिपीट किया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर और प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड। लेकिन उससे पहले जो लास्ट क्लास का डाउट था, पहले एक बार उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अलग अलग हमारे पास में विजिबिलिटी मोड्स हैं, तो हमने पब्लिक और प्राइवेट दो विजिबिलिटी मोड तो अभी हमने समझे। तो अब एग्जाम जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, जहां थोड़ा बहुत मुझसे भी समझाने में शायद मिसकम्युनिकेशन हो गया था या नहीं समझा पाई थी मैं, तो मैं उसको एक बार क्लियर कर देती हूँ, जो डाउट आप लोगों के रह गए हो, ठीक है, या फिर जो मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई हो, तो एक बार आप लोग उसको वापस से समझ लीजिए। तो देखें, अगर मैं बात करूं डिफरेंट विजिबिलिटी मोड का कंसेप्ट कॉम्बिनेशन, तो देखें इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं होना है आपको। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पर दो विजिबिलिटी मोड का कॉम्बिनेशन मैंने यूज किया है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था, और एक बार सब लोग ही देख लेंगे तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट की है, इस क्लास में, ठीक है, यहाँ पर एक मैंने पब्लिक मेंबर को क्रिएट किया है। पब्लिक मेंबर क्या है? ए नाम का, ठीक है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक सिंपली और एक क्लास बी नाम से क्रिएट किया है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिंपली जो मैंने सर्कल में मेंशन किया है कि मैंने ए क्लास को क्या किया है, पेरेंट बनाया है। लेकिन कौन सी क्लास का पेरेंट बनाया मैंने? बी क्लास का। प्लस विजिबिलिटी मोड अभी हमने प्राइवेट देखा था, तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट विजिबिलिटी मोड यूज किया है। तो अब इसका सिंपल, जैसे ही मैं यहाँ पे विजिबिलिटी मोड प्राइवेट ऐड करती हूँ, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही माना जाएगा, ठीक है। तो अब इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आप इस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के साथ विजिबिलिटी मोड की बात कर रहे हैं। विजिबिलिटी मोड हमेशा पेरेंट क्लास के साथ ही इंप्लीमेंट होता है, चाइल्ड क्लास का कभी विजिबिलिटी मोड नहीं होता है। चाइल्ड क्लास में होता है एक्सेस स्पेसिफायर। ये देखें, अगर मैं अलग अलग क्लासेस की बात करूं तो वहां कंसेप्ट होता है हमारे पास में एक्सेस स्पेसिफायर का। लेकिन जब भी हम पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो पेरेंट टर्म के साथ ही यहाँ पे विजिबिलिटी मोड कीवर्ड ऐड होता है। तो देखिए यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड के साथ में मैंने ए डेटा मेंबर को डिफाइन किया था, और इस क्लास का जब हम यहाँ पे पेरेंट क्लास के साथ विजिबिलिटी मोड प्राइवेट ऐड कर रहे हैं, तो अब इसका सिंपल सा मीनिंग ये रह जाएगा कि इन मेंबर्स को हम चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन मेथड में हम कभी भी उनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम आगे प्रोसीड करें, मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स भी मेंशन किए हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड मैंने अभी एक नहीं समझाया है, तो बाकी एक बार आप इसको रीड आउट कर लीजिए, इजीली समझ आ जाएगा। मैंने सिंपली इतना ही डिफाइन किया है कि अगर प्राइवेट विजिबिलिटी मोड है तब क्या कंसेप्ट फॉलो होगा, जो मैंने अभी समझाया, ठीक है, कि मेन में एक्सेसिबल नहीं है लेकिन चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अगर मैं बात करूं इस बी क्लास की, ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक शो वन नाम से एक फंक्शन बनाया है, प्लस इसमें एक पब्लिक मेंबर भी डिफाइन किया है, ठीक है। अब इस शो वन नाम के फंक्शन में मैंने क्या किया है, बी डेटा मेंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, असाइन किया है उसमें, नॉट इनिशियलाइज, मैंने उसमें वैल्यू असाइन किया है,
और ऐसे ही इस क्लास के ए डेटा मेंबर की वैल्यू में भी मैंने 45 असाइन किया है। क्योंकि पब्लिक मेंबर है, तो वो चाइल्ड क्लास में तो एक्सेसिबल डेफिनेटली होगा, भले ही विजिबिलिटी मोड प्राइवेट हो या पब्लिक हो। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा। फिर मैंने इसी शो वन मेथड में ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया, ठीक है। इतना करने के बाद अगर हम बात करें सी क्लास की, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सी क्लास क्रिएट किया है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो देखिए मैंने एक सी क्लास क्रिएट किया है। सी क्लास में मैंने बी क्लास को क्या किया है, किस तरीके से इनहेरिट किया है, पब्लिकली इनहेरिट किया है। कहने का मतलब है कि अब बी क्लास के जितने भी हमारे पास में पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइंड मेंबर्स हैं, वो तो डेफिनेटली मैं सी क्लास में यूज कर सकती हूँ, लेकिन जो मेंबर्स प्राइवेट है मैं उनको यूज नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैंने समझाया था कि अगर ए क्लास के पब्लिक मेंबर्स हैं और हमने विजिबिलिटी मोड क्या यूज किया है, प्राइवेट, ठीक है। तो पब्लिक मेंबर्स भी चाइल्ड क्लास में आके क्या हो जाएंगे, प्राइवेट। तो अब देखें ए मेंबर यहाँ पर आके प्राइवेट हो गया, तो डेफिनेटली मेन में तो यूज कर ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर भी हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगर मैं स्टेटमेंट यहाँ पे ही लिखूं तो इस केस में ये एरर आपको शो करेगा, ठीक है। और वो एरर क्या होगी, वो एरर यहाँ पर शो हो जाएगी कि ए क्लास का जो ए मेथड है वो यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन उस दिन हमने सिर्फ और जब उस लास्ट क्लास में जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, उस दिन सिर्फ मेन मेथड की बात हुई थी, तो मैंने मेन मेथड का ही समझाया था कि मेन मेथड में तो डेफिनेटली हम उनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब इस पर्टिकुलर सी क्लास में भी हम क्या नहीं कर सकते, इस ए वेरिएबल को ए डेटा मेंबर को हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सबसे पहले बी क्लास जब चाइल्ड बनाया था बी क्लास को ए क्लास का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे विजिबिलिटी मोड प्राइवेट मेंशन किया, यानी कि ए क्लास के मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर पब्लिक मेंबर्स, वो यहाँ पर आके प्राइवेट बन गए, ठीक है। जो विजिबिलिटी मोड है, मेंबर्स भी वही बन जाएंगे। अब जो प्राइवेट है इस पर्टिकुलर क्लास में, जो प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन का पार्ट है या प्राइवेटली डिफाइंड है, उसको हम आगे कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, ना मेन में ना इसके बाद वाली क्लासेस, ठीक है। तो मे भी शायद अगर कुछ कंफ्यूजन रह गई हो उस दिन की क्लास में, तो आज एक बार मैं रिजॉल्व कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, सॉरी इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन बी और जो हमारे पास में इसी क्लास का सी डेटा मेंबर है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखे बी को यूज किया है और सी को भी यूज किया, बी को सिंपली डिस्प्ले करवाया है और ए को अगर मैं डिस्प्ले करवाऊंगी तो वो यहाँ पर एरर शो करेगा। और वो एरर क्या होगी, ये कुछ इस तरीके से आपके पास में इस प्रोग्राम में एरर शो होगी, ठीक है। ए को हटा देंगे तो कोई एरर नहीं होगी। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है।